क्या है? इलाज एक दवा है, दर्द का मरहम है। डॉक्टर की मेहनत मरीज का धर्म है। नमस्कार, मेरा नाम आफरी बानो है और आप सभी का स्वागत है चित्रांश में। हर बार की तरह इस बार भी चित्रांश आप सभी के लिए एक नया विषय लाया है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कुछ हेल्थ गैजेट्स के बारे में, जैसे कि बीपी मशीन, थर्मोमीटर या ग्लूकोमीटर। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं कि कितने डिग्री में हमारी बॉडी कैसी है। तो इन्हीं सब विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आदित्य कुमार जी। तो आदित्य कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम, आपने मेरे को इस जगह पे इनवाइट करा। आई एम आदित्य फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आई एम रिप्रेजेंट हियर एज ए नर्सिंग स्टूडेंट। और मैं आज आपको बताऊंगा कि मेडिकल इक्विपमेंट्स को और मेडिकल गैजेट्स को कैसे यूज़ करा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ये है मास्क हमारा जो पर्टिकुलरली यूज़ होता है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए यूज़ होता है। अगर हम मेडिकल प्रोफेशन में बात करा जाए तो सबसे पहले मास्क को इस्तेमाल इसलिए करा जाता है अगर कोई इन्फेक्शन हमारे में डायरेक्टली ड्रॉपलेट्स के थ्रू आ रहा है या किसी भी बाहर हम जा रहे हैं, आजकल कोरोना वायरस फैला था, उस टाइम पे अगर हमने क्या बोलते हैं मास्क का यूज़ हम सही से करते तो जो डेथ रेट था वो ऑलरेडी कम हो जाता। तो हमारा मास्क बहुत इनिशियल है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। हम हर किसी के पास मास्क होना बहुत इनिशियल और बेस्ट। अच्छा, एक मास्क होता है और कुछ होते हैं जो अपने मुंह में कपड़ा बांध के घूमते हैं, वो कहते हैं ये भी हमें प्रदूषण से बचाएगा। तो क्या कपड़ा भी ठीक होता है? मैम वो कभी कभी डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। जैसे मैम अगर हम इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन भी बहुत सारे तरीक़ों से फैलता है, उसमें भी बहुत सारे लाइन होते हैं, लेवल्स होते हैं। अगर हम मास्क की जगह पे कोई कपड़ा यूज़ करेंगे तो कपड़ा इतना अच्छा नहीं होगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू मास्क। हमारा मास्क जो पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों से बना हुआ होता है, तो उसमें हमारा 99.99% हमारा इन्फेक्शन रेट बच जाता है एज अ ड्रॉपलेट्स। अगर ड्रॉपलेट्स हमारे फेस पे डायरेक्टली आ रहे हैं तो उससे हमारा मास्क जो है बहुत अच्छे से बचाव करेगा उस चीज़ के लिए। जी हाँ, अगर हम सेकेंडली देखा जाए तो हम ग्लव्स तो मैम दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल ग्लव्स होता है और एक सर्जिकल ग्लव्स होता है। सर्जिकल ग्लव्स हमारा ओटी के लिए यूज़ होता है और नॉर्मल ग्लव्स हमारा रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे हम हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बात करा जाए तो ग्लव्स हमारा आराम से जी दोनों हैंड में पहने जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में अगर हम पहन के दिखाएं तो पहले हम लेफ्ट, अगर हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले ग्लव्स पहनना इनिशियल है। और ग्लव्स को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं? नहीं, ग्लव्स को यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैम बहुत सारे जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं वो ऑलरेडी प्रोसीड कर जाते हैं ग्लव्स के ऊपर। अगर हम वापस से रीयूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा, हमारे मतलब बॉडी पे भी इफेक्ट करेगा और लोगों पे अगर हम टच करेंगे तो उन पर फर्दर इफेक्ट भी जा सकता है। अगर हम उसके अलावा मैम हम इनिशियल बात करें तो हमारा होता है ग्लूकोमीटर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इक्विपमेंट है, हर किसी घर में होना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोमीटर हमारा बेसिकली जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हम रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर ग्लूकोज मीटर की बात करें तो हमारे इसके पार्ट्स होते हैं। ग्लूकोमीटर हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? हम घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्लूकोमीटर अच्छा, जो अभी हमारा कोविड-19 गया है उसके बाद हमने देखा है कि लोगों के अंदर ना डर बैठ गया है अपने मतलब बीमारियों को लेकर, वो ज़्यादा ही चिंता हो जाते हैं। तो हर मतलब उन्हें हल्की थोड़ी सी परेशानी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे तो रेगुलर चेकअप अच्छी बात होती है, लेकिन क्या मतलब कुछ ऐसा बताइए ना जो हम घर पे भी अपना कुछ कर सके, सोल्यूशन चेकअप कर सके। जैसे कि हमें अपना टेम्परेचर नापना हो, वो कैसे करेंगे? और या फिर बीपी तो आजकल सभी को हो रहा है, तो मतलब उसे कैसे करें, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, आप ये बताइए। मैम जो हमारा अभी कोविड-19 आया था उस टाइम पे आपको पता है कि कोविड की जो वेव्स फैली थी वो कितना ज़्यादा हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रही थी। हमारे नर्वस सिस्टम हो गया, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सबको इफेक्ट कर रही थी। हमको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, हमको मतलब अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दिया था। उस टाइम पे बहुत सारे डेथ रेट बढ़ गए थे। अगर मैम बेसिकली हम देखा जाए तो हम उससे बचाव कर सकते हैं घर के लेवल पे भी। जैसे हम अगर ग्लूकोज मीटर की बात करा जाए तो हम रेगुलर बेसिस पे हम रैंडम शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमको जैसे अभी पेंडेमिक फैला था, पेंडेमिक से बचाव अगर हम पहले से ही करते तो हम उस टाइम पे ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का।
सैनिटाइज़र का। सैनिटाइज़र हर किसी के घर में होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों पे नहीं था सैनिटाइज़र, बहुत ज़्यादा इसकी कमी भी आ गई थी। अच्छा, हम जब सैनिटाइज़र से अपने हैंड वॉश करते हैं तो इसके बाद हम डायरेक्ट खाना खा सकते हैं? मैम नहीं, डायरेक्टली तो खाना मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि सैनिटाइज़र के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हैंड पे जैसे हम देखा जाए तो घर पे होते हैं, घर के अंदर क्या बोलते हैं, हम हैंड वॉश करते हैं तो प्रॉपरली उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को फॉलो करके अगर हम हैंड वॉश करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू सैनिटाइज़र यूज़ करना। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल में हैं, कहीं हम ऑफिस में हैं, उस टाइम पे अगर हम पे सैनिटाइज़र है और हम पे पानी का प्रबंध नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम पे सैनिटाइज़र का बहुत अच्छे से यूज़ करा जा सकता है। हम घर पे अपना मतलब कैसे वो नाप सकते हैं टेम्परेचर, और क्या नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है और हाई टेम्परेचर क्या होता है? हमें कितने बॉडी टेम्परेचर में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मैम देखिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी का 35.9 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें हम 36.5 तक जा सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा राइस जा रहा है तो हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले हमको थर्मोमीटर से पहले हमको टेस्ट कर लेना चाहिए उसका। थर्मोमीटर हमारा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक जिसको मीटर पे शो हो जाता है, और एक होता है मरकुरी वाला। इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं? मैम इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जी। मैम आर्मपिट्स होते हैं, आर्मपिट्स पे लगा के भी इसको यूज़ करा जा सकता है। हमारा मैम शोल्डर के नीचे जो आर्मपिट्स होते हैं, अब हम माउथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लगा के। इसका मैम जो राइस टेम्परेचर आता है वो हमारा अगर 37 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो चुका है। अगर उसको फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब फीवर होता है, हमें फीवर आते तो तब कितना हाई जा सकता है? मैम जब फीवर आता है तो उसमें मैम ग्रेड्स होते हैं, लो ग्रेड फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, मॉडरेट होता है। तो मैम लो ग्रेड से अगर देखा जाए तो लो ग्रेड फीवर के अंदर हमारा 36.9 डिग्री से लेकर 37.5 डिग्री तक होता है। उसके बाद हाई डिग्री जाता है, फिर उससे हाई जाता है 1122 डिग्री का हर उसमें स्टेज में डिफरेंस आता है। अगर उसमें फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो हमारा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अगर मैम हम नॉर्मली देखा जाए तो उस टाइम पर स्वेटिंग बढ़ जाती है, डीजीनेस आने लग जाती है, बॉडी को सही से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अगर हमारा ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर रहेगा तो हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हम घर में और हमारे घर से हॉस्पिटल है वो बहुत दूर है और हमारा टेम्परेचर हाई है, हमने थर्मोमीटर में देख लिया, तो इस बीच में हम क्या करें इस दौरान? क्योंकि हॉस्पिटल जाते जाते बहुत टाइम हो जाएगा, तो बीच में हमें क्या करना चाहिए जो हमारा टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए? मैम उस टाइम पे हमारे पास कोई भी हैंकरशिप होगी, उसको मैम अच्छे से कोल्ड वाटर में पूरा का पूरा डिप करना है, उसको पूरा का पूरा पानी से डिप कर देना है, उसको मैम अपने सर पे लगाना है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन होगा। तो हम अगर उस पॉइंट पे भी हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं हो रहा है तो हमको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और बीपी, ब्लड प्रेशर आजकल आम बात हो गई है, तो हर घर में आपको बीपी के पेशेंट ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो हाई हो चाहे लो। तो इसके प्रिकॉशन से कैसे बच सकते हैं? अगर हाई हो तो हमें क्या करना चाहिए और लो तो उसमें भी क्या करना चाहिए? और ये जो बीपी की मशीन है इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये मैं बताता हूँ मैम। जैसे हमारा बीपी नॉर्मली देखा जाता है तो बीपी हमारा 2 फेजेस में होता है, उसमें 2 रीडिंग्स आती है, एक सिस्टोलिक होती है, एक डायस्टोलिक होती है। मैम हमारा जब 120 से अबव जाता है सिस्टोलिक में तो हमारा बेसिकली वो एलिवेटेड बीपी होता है। फिर उससे अगर हमारा 140 से राइज जा रहा है तो हाई में आ जाता है, हाई बीपी में। तो उसमें मैम 2 कंडीशंस होती है, एक होती है हाइपरटेंशन, एक होती है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 140 से अबव जाता है, और जो हाइपोटेंशन है उसके अंदर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से जब नीचे आता है 90 तक गिर जाता है तो वो हाइपो में आ जाता है। अगर हम घर पे प्रिकॉशंस की बात करी जाए तो हाइपरटेंशन के अंदर हमारा बेसिकली डिजीनेस आने लग जाती है, सही से समझ में नहीं आती चीज़ें, पसीने आने लग जाते हैं। क्या ज़्यादा जो बीपी हाई होती है वो हमारी डेथ का कारण बन सकती है? मैम हाँ मैम बन सकती है। अगर मैम हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या बोलते हैं 190 से अबव जा रहा है, और मानो कि मतलब बीपी लो है घर में किसी का, तो हम उसे कैसे कंट्रोल में रखें? मैम जो बीपी होता है हमारा अगर लो जाता है तो उस टाइम पे हमको बोल दिया जाता है कि जो नॉर्मल शुगर होता है उसको पानी में घोल के पी लो, तो उस टाइम पे हमारा ब्लड का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। और बहुत सारी आजकल क्या बोलते हैं ग्लूकोज रिलेटेड चीज़ें भी आ रही है, बिस्किट हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, अगर हम वो खा लेंगे तो उस टाइम पे भी हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। और अगर हाई है तब क्या खा सकते हैं?
मैम हाई है तो उस टाइम पे मैम हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी को इन्फ्लेट रखना चाहिए। इन्फ्लेट का मतलब है हवा से सांस ज़्यादा लेनी चाहिए, नॉर्मल रिलैक्स रहना चाहिए। अगर उस टाइम पे हम ज़्यादा चीज़ें खाते हैं ना तो और ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम पे हमको काम डाउन होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे एरिया में रहना चाहिए जहाँ पे अच्छे से। आप हमें बीपी की मशीन यूज़ करके दिखा सकते हैं कि अगर हम घर में हो तो बीपी की मशीन यूज़ कैसे करें और कैसे पहचानें कितना है? हमारे एक पेशेंट है, आप उन पे ट्राई कर सकते हैं। ओके मैम, आ जाओ। देखिए अगर हम देखा जाए तो ये ऑटोमेटिक बीपी मशीन है। इसके अंदर हमारे 2 तरीके की रीडिंग आती है। उसके साथ होता है हमारा प्रेशर क्लफ। इसके अंदर हमारा जो एयर होती है वो इन्फ्लेट होती है। अगर हम मैनुअल की बात करें तो मैनुअल के अंदर हमारे 2 चीज़ आती थी, एक होता था प्रेशर गॉज और एक होता है एयर बल्ब, जिससे हमारा जो एयर होता है वो इन्फ्लेट होता है। ये हमारा ऑटोमेटिक। दोनों में से बेस्ट कौन सा है? मैम दोनों सही रहते हैं, वो मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक है। वैसे ऑटोमेटिक के लिए प्रेफरेंस नहीं करते हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिक पे आजकल लोग ज़्यादा भरोसा करने लग गए। लेकिन हॉस्पिटल में जो प्रोफेशनल्स है, मेडिकल प्रोफेशन है, वो आज भी बोलते हैं कि आपको मैनुअल चीज़ें ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो मैनुअली आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करना ठीक है। ये कौन से हैंड में बांधते हैं, लेफ्ट या राइट या फिर कोई से भी? राइट हैंड में बांधा जाता है। अच्छा, वैसे हम लेफ्ट में भी बांध सकते हैं, ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। इसे पहले ये खोल दीजिए। हमारा ये जो प्रेशर कर्व है ये पर्टिकुलरली हमारी एल्बो से 2 फिंगर्स ऊपर रहना चाहिए। अच्छा, और इसे कितना टाइट करना है या थोड़ा लूज़ रहने देना है? नहीं मैम, इसको आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जब एयर भरेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रेशर रुक जाएगा ब्लड का। जब ब्लड का प्रेशर रुक जाता है तो उसके बाद ही ये मशीन वर्क करती है। अच्छा, तो मशीन फिर रीडिंग देती है। देखिए अभी देखिए रीडिंग। इसके अंदर भी हमारी 2 रीडिंग आती है। इसमें जो ये नंबर्स आ रहे हैं वो किस चीज़ के हैं? मैम ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। जब हमारे मैम एल्गोरिदम होती है ब्लड हार्ट के अंदर तो वो 2 तरीके से वर्क करती है, एक ऐसे नोट्स, एक एवी नोट्स। तो उसके अंदर जब हमारा प्रेशर होता है ब्लड का, वो हाई जाता है, लो जाता है, कहाँ पे वो हाई जा रहा है, कहाँ पे लो आ रहा है, कहाँ पे उसकी एल्गोरिदम रुक रही है, आवाज़ आनी रुक रही है डम की, तो उस चीज़ को रीडिंग करके ये बताता है हमारे 2 पॉइंट्स, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। ओके। हमारा सिस्टोलिक हमारा देखा जाए तो 120 नॉर्मल रहता है और डायस्टोलिक हमारा 80 रहता है नॉर्मल। अगर हमारा हाई जा रहा है तो 120 से अबव जाना चाहिए और लो जा रहा है तो 80 से नीचे जाना चाहिए। ये इनों में कंपनीज भी बहुत होती हैं, जैसे सारी मशीन्स में अलग अलग कंपनी होती है, तो बेस्ट कौन सी रहती है या फिर सब एक जैसी ही होती हैं? मैम इक्विपमेंट्स तो सब में एक ही तरीके से यूज़ होते हैं, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलरली कंपनी का तो नहीं है। लेकिन मैम जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं मॉरपेन का है, तो और भी कंपनीज होती है, जैसे हमारा स्टार्टर डॉक्टर्स हो गए, तो बहुत सारी कंपनीज है जिसके अंदर हमारा अच्छी अच्छी मशीन्स आती है। लेकिन ये तो बहुत बेसिक मशीन है, तो ठीक है ये भी। जैसे मैम इसका रीडिंग आ चुकी है, इसमें हमारा सिस्टोलिक दिखा रहा है 134/80, ये नॉर्मल है जी, ये ज़्यादा अबव नहीं है। अगर हम इससे 140 से अबव चले जाता तो हमारा हाई चले जाता बीपी, तो हमारा हाइपरटेंशन चले जाता है। थैंक यू निखिल। अब मैं बात करते हैं ये जो 134 है और ये 88 है, तो 134 तो हमारा बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर, और ये 88 क्या है? मैम ये एक्चुअली मैंने अभी बताया था ना कि 2 तरीके से हमारे बीपी शो होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। अच्छा। तो हमारा अबव वाला जो 134 शो कर रहा है, 120 से अबव जो शो करता है वो हमारा सिस्टोलिक होता है, और नीचे वाला हमारा डायस्टोलिक शो करता है। ये हमारा दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है मेजर करने के लिए ब्लड प्रेशर को। अब मैम हम देखते हैं कि हमारा जो ग्लूकोमीटर है वो कैसे वर्क करता है। इसमें मैम पर्टिकुलरली देखा जाए तो लेंसेट्स होते हैं जी। लेंसेट्स अगर मैम नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो प्रिक्स होती है, निडल प्रिक्स। निडल प्रिक्स का यूज़ करके हम अपना पहले तो
ब्लड निकालते हैं। उसके बाद में आती है हमारी ग्लूकोज स्ट्रिप्स। ये स्ट्रिप्स हमारी ब्लड लेने के लिए और मशीन में डालने के लिए यूज़ होती है। अच्छा। और ये हमारी मशीन आ गई ग्लूकोमीटर। जी, तो इसमें हम मेजर कैसे करेंगे कि हमारा शुगर लेवल हाई है लो है? इनमें भी जैसे बीपी में होता है वैसे शुगर में भी होता है, ऐसे डायबिटीज़ में? जैसे हम अगर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल देखा जाए तो हमारा 80/130 होता है। अगर उससे हाई जाता है तो हमारा मॉडरेटली हाई जा रहा है। तो अगर हमारा 200 से अबव जा रहा है ग्लूकोज लेवल तो उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती है जो अराइज होती है उस पॉइंट पे। अगर हम देखा जाए तो ये बहुत बेसिक इक्विपमेंट है हर किसी। जैसे हमारा बीपी हाई होता है, हमें गुस्सा आता है तो बीपी हाई हो गया, और या फिर हमें चक्कर आ रहे हैं तो बीपी लो हो गया। तो डायबिटीज़ क्यों होते हैं ये? मैं बताता हूँ। अगर मैम हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक्स जब हमारे जैसे चावल हो गया, हमारा रोटी हो गया, अगर हम ज़्यादा इंटेक करते हैं इनका कार्बोहाइड्रेट्स का तो उस पॉइंट पे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाते हैं। और कार्ब्स जब बढ़ेंगे तो ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो इसमें हमें मतलब जो शुगर होता है वो तो हमें खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, या फिर हम थोड़ा बहुत उसका सेवन कर सकते हैं? मैम थोड़ा बहुत तो मैम चलता है। जैसे मैम अगर देखा जाए तो हमारा पर्टिकुलरली जो मिठाइयाँ हो गई, बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं आजकल जिसमें चीनीज़ होती है, तो अगर हम उसका ज़्यादा अगर हम ओवरडोज ले रहे हैं तो उससे हमारे प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर हम नॉर्मल ले रहे हैं, एक दिन में 1 ले रहे हैं, हफ्ते में 2 ले रहे हैं, तो ऐसे चलता है, इसमें नॉर्मली ठीक रहता है। अब मैं इस इक्विपमेंट्स के बारे में अगर मैं बताऊँ जी, तो ये ग्लूकोमीटर है जिसमें रीडिंग शो होती है। ये हमारा स्ट्रिप है जिसका ना ब्लड विड्रॉल होगा, और ये हमारा लेंसेट्स है मैनुअल वाले। ये हमारा लेंसर है। हम पेशेंट को बुलाएं, आप उसमें ट्राई करके हमें बता सकते हैं? यस मैम। आ जाओ निखिल। देखिए लेंसेट्स को अगर ऐसे, पहले तो मैं क्लोज करके दिखाता हूँ जी। ये लेंसेट है हमारा, इसको पहले ओपन करेंगे, ये साइड बेस में ऐसे ओपन होगा। ओके। फिर इसमें से जो ऑलरेडी इसमें फिटेड लेंसेट है उसको निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये घर में कोई भी यूज़ कर सकता है ना? कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर एक बार लेंसर हमारा यूज़ हो गया तो दूसरा लेंसर लगाना पड़ेगा इसके अंदर। अच्छा। क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। और हमने एक ही पर्सन पे ये बार बार करा तो? नहीं मैम, एक पर्सन पे बार बार एक लेंसेट से नहीं कर सकता, हम लेंसेट बदल के हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। जैसे हमने लेंसेट खोला। और हमें मेज़र कब कब करना चाहिए ये? मैम रैंडम ब्लड शुगर लेवल से शो होता है तो कभी भी आप मेजर कर सकते हैं। वैसे तो आप घर पे भी आराम से यूज़ कर सकते हैं इसको 2 तरीके से, एक होता है फास्टिंग, एक होता है आफ्टर ब्रेकफास्ट। अच्छा, एक होता है मतलब इसे हम खाना खाने से पहले या बाद में, ऐसा भी कुछ होता है इसमें? यस मैम, वो भी होता है मैम। जैसे हमारा फास्टिंग हो गया, फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है वो हमारा खाना खाने से पहले लिया जाता है, और हमारा जो रैंडम है वो दिन में कभी भी ले लीजिए। उसके बाद होता है आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, उसमें 2-2.5 घंटे का वेट करा जाता है टेस्ट के बाद। तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है अगर हम खाने के तुरंत बाद लेते हैं तो वो अबव आता है, वो हमारा 170 क्रॉस कर सकता है, 170 से 200 जा सकता है। हमारा जो नॉर्मल आता है वो 80 to 130 आता है। और हमारा जो आफ्टर 2-3 आवर्स के बाद जब हम खाने के 2-3 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं उसके अंदर हमारा 140 से 170 आ सकता है, तो वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर हम सुबह 12 घंटे की फास्टिंग, 8 से 12 घंटे की फास्टिंग डॉक्टर बोलते हैं प्रेफरेंस कि हमारी होनी चाहिए। डायबिटीज़ होने की कोई एज लिमिट भी होती है कि मतलब 18+ कोई डायबिटीज़ हो सकते हैं, या फिर बच्चों को भी हो सकती हैं ये चीज़ें, या फिर 60 के बाद ही होती है? नहीं मैम, आजकल मैम डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जगहों पे, बच्चों से भी लेकर बूढ़ों तक हर जगह फैल गई है डायबिटीज़। मैम ऐसा कोई एज लिमिट का नहीं है, आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि बच्चे हो या बड़े किसी को भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो मैम ऐसे हम लेंसर के अंदर जो हमने फिट करा है लेंसेट को जी, हमारी मशीन ये हम प्रिक करेंगे। ये हमारा मिडिल फिंगर से, जो मिडिल फिंगर पे ही करते हैं? मिडिल फिंगर पे नहीं करते, हमारे मिडिल से बगल वाले फिंगर पे करेंगे। अच्छा अच्छा। देखिए हमारा आ चुका है ब्लड। हम स्ट्रिप्स लेंगे, स्ट्रिप के अंदर एक ड्रॉपलेट लेंगे ब्लड की। अभी हमारा रीडिंग शो कर देगा। अभी इसमें रीडिंग हो रही है, इसमें 5 से 10 सेकंड लगते हैं। अच्छा।
ये हमारा आ चुका है 98, ये नॉर्मल है। 98 नॉर्मल है। और हाई? हाई हमारा मैम 130 क्रॉस करता है तो उसमें हाई जाता है। अगर खाना नहीं खा रखा, फास्टिंग में अगर 130 से क्रॉस जा रहा है तो वो हाई है। अच्छा। अगर हमारा खाना खाने के बाद 200 क्रॉस कर रहा है तब हमारा हाई जाता है ब्लड शुगर हमारा। इसके लिए क्या लेना चाहिए? जैसे कि आपने बोला कि बीपी के लिए हम वो पी सकते हैं नींबू पानी जब लो, तो इसमें क्या करें जब ये हाई चला जाएगा? मैम जब हाई चले जाता है तो उस टाइम पे बोला जाता है कि बॉडी को रिलैक्स करा जाए। अच्छा। हमारे बहुत सारी जैसे आजकल तो बहुत सारे इंसुलेटर्स आते हैं, इंसुलिन प्रोडक्ट आते हैं, तो उस टाइम पे उस चीज़ को भी यूज़ करके हम कंट्रोल में ला सकते हैं। कोई मेडिसिन भी होती है जो हम अपने घर में रख सके स्टॉक में? बिना प्रेफरेंस के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करी हुई तो मैं मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा जी। लेकिन तब भी आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी हुई मेडिसिन लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, आजकल बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इन सब कंडीशन से गुजर रहे हैं। हाइपरटेंशन हो गया, हाई ग्लूकोज लेवल हो गया, जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं आ रही है, तो वो सारा का सारी गलती एक ही कारण है, वो है लाइफस्टाइल। जी। हमको लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। लाइफस्टाइल बदलेंगे तभी हमारा, अगर हम रेगुलर बेसिस पे कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे, कार्डियक एक्सरसाइज, रनिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो गई तो हम करेंगे, तो उससे भी हमारा कंट्रोल हमारा कंट्रोल। अब तो बाज़ारों में भी मतलब ज़्यादातर मिलावट चीज़ें आ रही हैं। Yes, ma'am. तो इसके वजह से भी हमारी बॉडी में थोड़ा मतलब बैलेंस नहीं बन पाता है। मतलब हर चीज़ में हम मैदा खा रहे हैं बाहर, या फिर जो हम आटा ले रहे हैं घर में उसमें भी कुछ मिलावट है। जो दूध आते हैं हमें तो नहीं पता वो प्योर है या नहीं है, या फिर कितना पानी मिला है उसमें। तो हम क्या चीज़ें खाएं जो मतलब हमारी बॉडी जो है बैलेंस में रहे? हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाएं? मैम मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा फ्रूट्स को। जी। जो हमारे रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गए, हमारे बनानास हो गए, तो वो हमारे जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है आजकल, तो लोग बहुत सारे बर्गर हो गए, पिज़्ज़ाज हो गए, उसके पीछे भागे जा रहे हैं। जी। लेकिन मैं नॉर्मली बोलूँगा तो आप नॉर्मली फ्रूट्स पे ज़्यादा प्रेफरेंस रखिए, तो रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स खाइए अपना। एक सीजनल फ्रूट होते हैं और एक होता है, मतलब अब तो हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे हमें अभी ठंड में भी आम मिल जाएंगे, या फिर हमें मई जून में भी एप्पल मिल जाएंगे। तो मतलब ऐसे हमें खाने चाहिए, या फिर जो सीजनल वाइज है, जो सीज़न के जो फ्रूट्स हमें वही खाने चाहिए? मैम सीजनल खाने चाहिए हमको। अगर मैम हम विदाउट सीजनल खाते तो वो इम्पोर्टेड होते हैं। अच्छा। वो बाहर से आ रखे होते हैं हमारे, तो मैम अगर वो खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी बहुत इफेक्ट आता है उसका। अगर हम सीजनल फ्रूट्स खाते हैं तो हमारे उसमें क्या होता है, वो ऑर्गेनिक होते हैं जी। इनऑर्गेनिक नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर हम ऑर्गेनिक फूड और फ्रूट्स पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिससे हमारा बॉडी रेगुलर बेसिस पे सही रहती है। अभी आप ना थर्मोमीटर का भी यूज़ करके दिखा दीजिए। यस मैम। दोनों का यूज़ बताना कि कैसा हमें। यस मैम, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। ये हमारा डिस्प्ले शो कर देता है। अच्छा। और इसमें हमारा मरकुरी होता है। मरकुरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा। जो हमारा बढ़ जाएगा बॉडी टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि मरकुरी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर से ये राइज होगा और हमारा टेम्परेचर बताएगा। तो हम इसमें आर्मपिट्स में यूज़ करेंगे इसका। जी। खोलिए, बटन खोलिए, यहाँ पे लगा लीजिए। और ये कहाँ यूज़ होता है? ये भी वैसे यूज़ होता है, बस इसमें क्या होता है, ये डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले भी यूज़ कर लेंगे तो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। अच्छा। ये हमारा अगर हम बच्चों में देखा जाए तो माउथ में भी यूज़ करा जाता है बच्चों में। तो हम बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक हमने माउथ में करा, फिर हम दूसरे बच्चे के भी वैसे ही कर सकते हैं? हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर हर बार हम एक से दूसरे माउथ में शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। और हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर भी रीयूज़ कर सकते हैं? हाँ, मर्क्यूरी थर्मोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर हाई जा चुका है, मर्क्यूरी का राइज जा चुका है, तो अगर हम दूसरा भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी राइज आ जाएगा। इसलिए हम उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे उसका मर्क्यूरी लेवल नीचे आएगा और फिर हमारा वापस से। और एक डिजिटल थर्मोमीटर भी होता है, जिससे हम थोड़ा दूर से ही होके वो बॉडी टेम्परेचर बता देता है। अब ये तो हमारी बॉडी में जाके बताता है। यस मैम, ये हमारा जो है ना बॉडी टच पे कम करता है। और हमारा एक आता है सेंसर वाला। अच्छा। वो हमारा सेंस कर लेता है हमारे नर्व्स को। अच्छा। और उससे जो टेम्परेचर बताता है वो हमारा डिजिटल में शो करता है। तो घर के लिए क्या बेस्ट है हमारे, कि हम घर में कौन सा थर्मोमीटर रखें? घर के लिए मैं बोलूँगा कि डिजिटल वाला डिस्प्ले वाला ही प्रेफरेंस दूंगा। मर्क्यूरी वाला तो थोड़ा वो होता है, तो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। इसलिए इसमें कितना टाइम लगता है मेजरमेंट होने में? 1 से 2 मिनट के बीच में। वैसे तो 30 से 1 मिनट के बीच में बोलते, 30 सेकंड्स to 1 मिनट में हमारा टेम्परेचर शो हो जाता है।
ये तो हो गया। अब इसको हम फेंकना है, ऐसे हम इसे रीयूज नहीं कर सकते। इसको डिस्कार्ड करेंगे। जो लेंसर यूज़ करें इसको भी डिस्कार्ड करेंगे जी। और इस लेंसर के जो लेंसेट है उसको भी। सब ये वन यूज़ में होता है? यस मैम, सिंगल यूज़ जी। ये लेंसर तो बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेंसेट हमारा वन यूज़ होता है। अच्छा, अब ये हो गया होगा, निकालिए। थर्टी 36.5 तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल है, नॉर्मल है ये हमारा। अब इसको हम पैक कर देंगे और हम डिजिटल में भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा? हाँ, इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। अच्छा, एक मशीन है ये, इसके न्यूबुलाइजर। जी। हम न्यूबुलाइज़र हमारा पर्टिकुलरली यूज़ होता है जैसे हमारा कोई पेशेंट है, वो सही से इनहेल नहीं कर पा रहा है, हमारा अभी एबल नहीं है कि वो लिक्विड मेडिसिन ओरली ले सके, तो हमारा न्यूबुलाइज़र जो है वो हमारे एयर के साथ अच्छे से मेडिसिन को घोल देता है और उसमें फिर हमारा मेडिसिन एयर के द्वारा भेजी जाती है। ये जो इसमें दवाइयाँ हैं, ये लिक्विड, ये किस चीज़ की है, ये क्या काम करती है? न्यूबुलाइज़र में हेल्प करते हैं। अच्छा, लिक्विड मेडिसिन बोलते हैं इसको। तो न्यूबुलाइज़र में ये इसको डाला जाता है, उसके बाद न्यूबुलाइज़र को स्टार्ट कर दिया जाता है जिससे हमारी जो मेडिसिन है वो एयर में अच्छे से घुल जाएगी और पेशेंट को इन्हेलेशन के द्वारा ओरली मेडिसिन प्रोवाइड करी जाएगी। अच्छा, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब कैसे इसका सेटअप करें, क्योंकि ये दवाइयाँ डालनी है, कैसे होगा ये? यस मैम, बता दो कि ये इसकी मशीन है? यस मैम। ये भी बहुत टाइप्स की होती है या फिर ऐसे ही है? नहीं मैम, ये भी बहुत टाइप्स की होती है। जैसे मैम आ गई है रीडिंग, इसमें बीप की आवाज़ आ रही है। तो ऐसे थर्मोमीटर को यूज़ करा जाता है। 35.6। ओके, नॉर्मल है ये? यस मैम, नॉर्मल है। कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल, आप तो नॉर्मल हो। ये तो हम जो पेशेंट है सिर्फ उन्हीं को यूज़ करवा सकते हैं ना, नॉर्मली किसी और को नहीं, क्योंकि इसमें दवाइयाँ चाहती। यस मैम, न्यूबुलाइज़र अगर नॉर्मली हम नॉर्मल इंसान को देंगे तो वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। जो हमारे लिक्विड मेडिसिन होती है वो पर्टिकुलरली हर पेशेंट्स के लिए नहीं होती है। जो इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, सही से ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यूज़ होती है, क्योंकि उनको नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उसके अंदर सही से हमारा मेंटेन नहीं कर पाती बॉडी की इनहेल कर पाए, तो उन पेशेंट्स को न्यूबुलाइज़र के द्वारा मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती है। और कभी कभी न्यूबुलाइज़र नॉर्मल जो एयर होती है, जैसे ऑक्सीजनेटेड एयर हो गई, वो हमारी जो बॉडी में देनी पड़ती है, तो वो हमारे न्यूबुलाइज़र के द्वारा भी दी जाती है। अच्छा, रेगुलर चेकअप के साथ साथ हम क्या अपना घर पे कर सकते हैं जिससे हम ठीक रहे, स्वस्थ रहे? मैम लाइफस्टाइल मैम लाइफस्टाइल के अंदर हमारी एक्सरसाइज हो गई, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज हो गई, रनिंग हो गई, कार्डियो एक्सरसाइज हो गई, तो उनसे हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से मेंटेन रहती है। अब तो बिजी शेड्यूल रहता है सबका, तो उसमें वो कैसे हेल्थी रह सकते हैं, क्योंकि अब तो ना खाने का टाइम है ना सोने का, नींद ही पूरी नहीं हो पाती है, और हमें कितने घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है? मैं प्रेफरेंस दूंगा अगर मैम वर्कलोड ज़्यादा है, अगर मैम लोग आजकल आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी बहुत लंबे लंबे टाइम की शिफ्ट्स लगती है आजकल नर्स की, डॉक्टर्स की, तो उस टाइम पे भी मैं एक ही प्रेफरेंस दूंगा कि आप 6 to 8 आवर्स की प्रॉपर नींद लीजिए। 6 to 8? यस मैम, 6 to 8 आवर्स। उसमें हमारा बॉडी जो है वो फ्रेश में हो जाएगी, मतलब रीस्टार्ट मोड पे आ जाती है हर रोज। अच्छा, और एक ब्रेकफास्ट होता है जिसे मतलब सबको सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होता है, तो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है या फिर हम इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर लंच तो कर ही लेते हैं लेकिन फिर रात में भी काम से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो वो सो जाते हैं डायरेक्ट, वो डिनर भी स्किप कर देते हैं, तो फिर इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर हमारा रेगुलर बेसिस पे हमारा जो होता है न्यूट्रिशंस लेने के लिए डाइट चार्ट फॉलो कीजिए जी। अगर डाइट चार्ट में देखा जाए तो हमारा प्रोटीन का पोर्शन होता है, फैट का पोर्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और हमारे विटामिन हो गए, फाइबर्स हो गए, तो हमारे प्रोटीन पोर्शंस के हमारे एग्स हो गए, मीट हो गया हमारा, उसके अंदर
पनीर हो गया, तो हमारा जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए वो तो एग्स और मीट नहीं खा सकते। यस मैम, पनीर उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हमारे और भी अगर उसके अंदर पोर्शन देख, फैट का पोर्शन हो गया, फैट के पोर्शंस के अंदर हमारे और कार्ब्स का पोर्शन हो गया, हमारा विटामिन्स का पोर्शन हो गया, हमारे फाइबर्स का पोर्शन हो गया। हमको प्रॉपर डाइट चार्ट बनाना चाहिए। प्रॉपर डाइट चार्ट बनाने के बाद हमको अगर हमारी कोई चीज़ और मील भी अगर मिस हो रही है तो हमारी बॉडी उसको हैंडल कर लेगी। और अगर हम बिना डाइट चार्ट फॉलो करे हुए कुछ भी खा लेंगे तो हमारी बॉडी को सही से वर्क करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें बड़े अच्छे से बताया, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए और आपने इतने अच्छे से गैजेट के यूजेस बताए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए, विषय के लिए बने रहिए चित्रांश के साथ। धन्यवाद।